वेलकम टू ए चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज दोस्तों एक नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है आपका एनसीईआरटी का। दोस्तों ये सीरीज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं कि आपका जो भी एनसीईआरटी का बुक है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का, ये साइंस का सीरीज होने वाला है एमसीक्यूज का दोस्तों, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है कि टोटल का टोटल आपको लगभग 1000 से प्लस ज़्यादा ही सवाल होंगे 6 से 12 तक में। जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें उसको इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि जो आगामी बिहार शिक्षक बहाली आने वाला है दोस्तों उसमें आपको एक हेल्प मिल सके। इसका जो लेवल रहने वाला है ये बहुत ही थोड़ा सा हाई लेवल का रहने वाला है क्वेश्चंस दोस्तों, क्योंकि ये जो लगभग जो लेवल होगा, जैसे कि आपको पता होगा जो पिछला टीआरई एग्जाम हुआ तो इसमें कितना ही हार्ड एग्जाम आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए इसका जो लेवल रहने वाला है थोड़ा सा हाई रहने वाले हैं, इसलिए आप भी कोशिश कीजिए कि इसी तरह से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करने को मतलब कोशिश करते रहिए। हो सकता है आने वाला एग्जाम भी इसी तरह से पूछ दे तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा आसानी हो सके, ठीक है। इससे पहले बताना चाहूँगा कि चैनल पे ऑलरेडी एससीईआरटी बुक का और एनसीईआरटी बुक का दोस्तों समरी चल रहा है, तो वहाँ से आप समरी देख सकते हैं और यहाँ से एमसीक्यूज लगा सकते हैं, ठीक। इस बार हम आपके लिए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि आपका एग्जाम अगर टफ भी हो जाए तो आपका सवाल मतलब न बन पाए। इसीलिए थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको किसी तरह से एक अच्छा सा क्वालिटी मतलब कॉन्टेंट दिया जाए, ताकि आने वाला एग्जाम में दोस्तों आपको बेहतर कर सके, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पे आइएगा क्लास 6 का साइंस का बुक दोस्तों एनसीईआरटी में, तो पहला चैप्टर का नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है। देखिए इसमें बहुत सारा इजी क्वेश्चन दिया गया है, तो हम उसको बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे कि पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, कौन सा भाग नहीं खाया जाता है। तो इस टाइप का जो सवाल होंगे इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। थोड़ा सा अच्छे लेवल का हम क्वेश्चन दोस्तों इसमें इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसको हम कराने का बेहतर तरीके बता रहे हैं। इसको पूरा डिटेल के साथ में हम कराएंगे, आपको हर एक चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हुए चलेंगे, ताकि आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत ना हो और कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्डअप हो जाए, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, ठीक। ऑप्शन जैसे कि देख सकते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, ए बी दोनों। तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्त, जो सर्वाहारी होता है वो मतलब शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, यानी सब्जी भी खाता है और फल फूल भी खाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला सवाल की तरफ जैसे ही बढ़ेंगे, अगला सवाल है कि मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया गया है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए मधुमक्खियाँ जो फूलों से मकरंद एकत्रित करती है दोस्तों, और उसके बाद उसको अपने छत्ते में एकत्रित करती है, क्योंकि जो ये फूल के मकरंद होते हैं ना, साल में मात्र कुछ ही समय के लिए उपलब्ध होते हैं, और उसको अपने छत्ते में एकत्रित करने के बाद इसका साल भर ये सेवन करते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। अगला यहाँ पे आता है आपका मिलान करने वाला एक प्रश्न आता है दोस्तों, कि यहाँ पे कुछ जीव जंतु का नाम दिए गए हैं और यहाँ पे सूची 2 दिए गए हैं कि आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो जैसे ही देखिएगा शेर और बाघ क्या करते हैं, यह एक दूसरे जानवर खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शाकाहारी जो होते हैं दोस्तों, शाकाहारी क्या करते हैं, तो शाकाहारी पादप एवं पादप के उत्पाद खाते हैं, यानी कि ये वीगन्स होते हैं। पालक और फूलगोभी क्या है, ये है सब्जियां हैं, और जो दूध, पनीर, घी और दही हैं ये सभी जंतु के उत्पाद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अगर के देखिएगा तो आपका यहाँ पे ये राइट आंसर होता है, ठीक है। कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल किस तरह का लग रहा है ये भी बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे अब आपका चैप्टर नंबर से जो मतलब क्लास 6 का चैप्टर 1 था दोस्तों, 2 ही सवाल उसमें का 2 कराए हम, हाँ 2 ने हाँ 2 या 3 जो भी क्वेश्चन हम कराएं दोस्तों, वहाँ पे यही क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। 1, 2 और 3 क्वेश्चन हम कराएं, ये मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है भोजन के घटक। इसमें पहला सवाल जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं तो क्या है आपका सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के तत्वों में सम्मिलित है दोस्तों। यहाँ पे अगर के आप भोजन के तत्व के रूप में अगर के आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से भोजन के तत्व हैं, तो जैसे कि ऑप्शन में देखिएगा खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशा जिसको फाइबर्स बोलते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। आपका खनिज लवण है और यहाँ पे विटामिन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा केवल ए और केवल बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इससे पहले आपको जानना होगा कि भोजन के आखिर मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों, भोजन के जो दोस्तों मुख्य तत्व होते हैं वो 5 होते हैं, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होते हैं दोस्तों, ठीक है। जो ये आहारी रेशा और जल होते हैं ये पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, इसलिए पोषक तत्व में नहीं आते हैं।
ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन दूसरा में देखिए क्या है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है, इस पर विचार करना है कि कौन सा आपका होगा। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला सवाल है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, बिल्कुल ये भी सही बात है। विटामिन हमारे शरीर की रोगों की रक्षा के लिए सहायता करता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर हमारा तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया है वो तीनों दिया गया है। देख रहे हैं आप, एक सवाल में 3-3 4-4 सवाल हम लोग करते चल रहे हैं, इसीलिए ये सब क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिए हैं कि आपको थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा मतलब बेहतर हो सके। अगला सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार कौन सा नहीं है, यहाँ पे बताना है, आप लोग याद रखिएगा। एमिनो अम्ल, मंड और शर्करा। तो मंड और शर्करा दोस्तों यहाँ पे आपका यानी कि 2 और 3 यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रकार सॉरी यहाँ पे हम लोग पूछ रहा है दोस्तों, एक सेकेंड, हम थोड़ा सा यहाँ पे गलत बता दिए। यहाँ पे पूछ रहा है हमारा कौन सा प्रकार नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल दोस्तों जो प्रकार होता है वो प्रोटीन का प्रकार होता है, आप लोगों को सबको पता होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर जैसे ही सवाल में आते हैं कि वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है, वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, भोजन में वसा की अधिकता मतलब अत्यधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है, तो बिल्कुल बात है, जो ज़्यादा ऑयली चीज़ होगा उसको खाने से मोटापा होता है। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, इसको ये भी बिल्कुल सही बात है। अगला जो पॉइंट दे रहा है यहाँ पे, वसा के तुलना में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात नहीं है आपका, तो यहाँ पर केवल 1 और 2 होगा। आपको पता होना चाहिए वसा और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में दोस्तों वसा का जो मात्रा होगा उसमें ज़्यादा ऊर्जा का मात्रा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, नहीं, वसा से हम लोग को ज़्यादा ये मिलता है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ सवाल बढ़ते हैं दोस्तों, तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है, इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल के बारे में बताना है हमको, कौन सा कथन सही है, यहाँ पे देखिए सही है, ये भी ध्यान से पढ़ा कीजिएगा आप लोग परीक्षा में भी, कौन सा सही या गलत पूछ रहा है। ठीक, पहले का देखिए ऑप्शन है, कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाता है। तो जो भी खाना पीना खाते हैं, यानी कि जैसे आप लोग फ्रूट वगैरह खाते हैं तो उसमें जो भी जल होता है उसका भी यूज हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगला है यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 देख सकते हैं, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी ये भी सही बात है। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 यहाँ पे दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्या अच्छा पसंद आ रहा होगा वीडियो तो जरूर से जरूर दोस्तों लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दें। यहाँ पर हमारा इस तरफ विटामिन दिया गया है और इसके कमी से डिफिशियंसी से होने वाले रोग को यहाँ पे दिया गया है दोस्त। तो जैसे आपको पता होगा विटामिन ए से जो होता है वो रतौंधी होता है, जिसको दृष्टिहीनता बोलते हैं, दिखाई हमको कम देता है। विटामिन B1 की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी। विटामिन सी से जो होता है वो होता है स्कर्वी, जिसको चमड़े के रोग भी बोलते हैं। और विटामिन डी से जो होता है रोग वो होता है रिकेट्स। विटामिन सी के कमी से भी दोस्तों जो मसूड़े में खून निकलने लगता है उस तरह का बीमारी होता है। और विटामिन डी के कारण हमारा जो हड्डी होता है वो कमज़ोर होने लगता है। ठीक, तो उसी के अनुसार अगर के यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक,
तो ऑप्शन ए देखिएगा, विटामिन ए त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है, तो बिल्कुल ये सही बात है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन बी घाव को भरने में सहायक होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। विटामिन जो सी है दोस्तों वो घाव को भरने में सहायक होती है, न कि विटामिन बी यहाँ पे सहायक होती है। जो विटामिन B1 होती है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन में सहायक होती है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा, क्योंकि असत्य पूछ रहा था यहाँ पे। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल जैसे ही आपको यहाँ पे है कि खनिज दिया गया है और उससे डिफिशियंसी से होने वाले रोग दिया गया है, तो जो कैल्शियम है यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सुमेलित है पूछ रहा है। ठीक है, कैल्शियम के कारण दोस्तों अस्थि क्षय यानी कि हमारा जो हड्डियों का ह्रास होता है दोस्तों कैल्शियम से होता है। आयोडीन से गोइटर रोग यानी कि घेंघा रोग होता है, और लौह से दस्त क्षय नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। जो लौह से कमी से कारण दोस्तों जो मतलब बीमारी होता है हमारे शरीर में वो होता है एनीमिया। तो यहाँ पर बोल रहा है सही कौन सा है, तो 1 और 2 यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक, देख रहे हैं सवाल का क्वेश्चन कितने अच्छे तरीका से हम आपके लिए लाए हैं कि ताकि एक बेहतर आपको समझ बिल्डअप हो। क्योंकि देखिए इसमें तो देखिएगा ना कि क्वेश्चन बहुत सारा बन जाएगा, लेकिन पूरा इजी सवाल बनेगा तो उस तरीका का सवाल करने का कोई फ़ायदा है नहीं। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। तो सबको पता होगा कि अगर बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाता है दोस्तों तो उससे आपका ग्रोथ जो होता है वो कम हो जाता है। वैसे भी जो जिम्नास्ट होते हैं जिनको बल्क बॉडी चाहिए होता है उनको बोला जाता है कि आप प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा लिया कीजिए। तो यानी कि जिसको बॉडी बनाना है तो प्रोटीन वाले जो फ्रूट होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, आपका बॉडी बनेगा। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल से तो ख़त्म होता है यहाँ पे, और चैप्टर 3 आपका स्टार्ट होता है जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक, पहला ही सवाल आता है आपका कि तागा या जिसको धागा ही बोलते हैं पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे देना है। याद रखिएगा, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। पादप मने जो मतलब पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होता है, तो रुई और जूट कपास के पौधे से प्राप्त होता है, तो बिल्कुल ये सही है। अगला है यहाँ पे कि जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। जो जूट होता है वो पटसन की खेती होता है, उसको मतलब पानी में सड़ा कर इसको बनाया जाता है, तो ये सही दिया हुआ नहीं है, ये नारियल से नहीं होता है, ये पटसन की खेती से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। ठीक, आगे वाला सवाल जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपर्युक्त तंतुओं में से कौन से संश्लेषित तंतु का उदाहरण है। यानी कि संश्लेषित तंतु को पहले हमको बताना चाहेंगे दोस्तों कि जो ऐसे रासायनिक जो पदार्थ होते हैं जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होते हैं, यानी कि डायरेक्ट रूप से वो प्रकृति से हमको नहीं मिलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमको केमिकल मिलाकर या किसी तरह उसको मतलब मानव निर्मित करते हैं, उसको हम बोलते हैं संश्लेषित तंतु। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है संश्लेषित तंतु का उदाहरण है फ्लैक्स, नायलॉन, रेशम, एलिक्रीन और पॉलिएस्टर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका जो राइट आंसर होगा पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिन, यानी 2, 3 और 4 आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो फ्लैक्स होगा आप लोग को समझ में शायद नहीं आ रहा होगा, जूट को ही हम लोग फ्लैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जूट जो होता है डायरेक्ट पादप से प्राप्त होता है, तो ये तो एक कृत्रिम रेशा हुआ, यानी कि आप लोग समझ गए। जो संश्लेषित रेशा होता है वो मतलब मानव निर्मित जो होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा था। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जैसे ही देखिएगा आपकी, भारत में पटसन जिसको जूट भी बोलते हैं की खेती प्रमुख रूप से कहाँ पे की जाती है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पे जूट का खेती सबसे ज़्यादा होती है भारत में। जूट पश्चिम बंगाल में, बिहार में और असम में जूट की खेती होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 और 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, बिल्कुल जब वो हो जाता है, जो जूट का पौधा दोस्तों फूल खिलने लगता है उसी अवस्था में उसको काटा जाता है। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखा जाता है उसको सड़ाने के लिए, उसके बाद जो उसके पे छाल होता है जिसको बोकला बोलते हैं उसको निकाल लिया जाता है, और रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो आपको 1, 2 और 3 तीनों यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नहीं, आप यहीं पे आपका ये क्लास समाप्त होता है। टोटल यहाँ पे दोस्तों चैप्टर नंबर हम 3 तक कर लिए। सबसे पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात, अगर कि आप लोग यहाँ तक आप देख लिए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपका दोस्तों फीडबैक क्या है इस वीडियो में, किस तरह का ये वीडियो लगा, आगे ये सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं कि नहीं, ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।